फर्स्ट आर्टिकल हमारा आज कहता है विनेश फोगाट जो ओलंपिक्स में जो है वो ओलंपिक्स में 50 केजी रेसलिंग में जो है उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, उनका जो ड्रीम है ओलंपिक का वो क्रश हो गया है बिकॉज वो ओवरवेट हो गई थी 100 ग्राम्स ओवरवेट होने की वजह से जो है वो उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया फाइनल्स के दिन। कल ही मैंने न्यूज़ में बताया था कि वो सेमीफाइनल्स जो है वो पार करके फाइनल्स में पहुंच चुकी है। एक मेडल सिक्योर हो गया था हमारा सिल्वर या गोल्ड, बट अनफॉर्चुनेटली जो उनका जो 100 ग्राम्स जो है वो ओवरवेट हो गई है, इस वजह से उनका जो ड्रीम है वो अभी ओलंपिक्स से वो डिस्क्वालीफाई हो गई है, उनका ड्रीम क्रश हो गया है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। यूनेस टू टेक ओथ टुडे, बीएनपी कॉल्स फॉर अर्जेंट पोल ट्रांसफ़र ऑफ पावर्स। बांग्लादेश में जो मोहम्मद यूनुस है वो अभी आज जो है वो शपथ विधि का प्रोग्राम है उनका। ठीक है, उनकी जो गवर्नमेंट है वो इस्टेब्लिश होने वाली है आज, तो उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। क्या उसका एडवर्स इफेक्ट होगा इंडिया पे या क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। व्हाट मॉरल राइट डज पॉस्को केस अक्यूज्ड हैव टू सीक रेजिग्नेशन, आस्क सिद्धरमैया। पॉस्को एक्ट के जो केस अक्यूज्ड है उनको उनके जो मॉरल राइट्स है वो क्या है, इस आर्टिकल में हमें देखना है। पॉस्को एक्ट क्या है, क्या पनिशमेंट होती है पॉस्को एक्ट के तहत, वो सब हम इस आर्टिकल में पढ़ेंगे। आगे का आर्टिकल देखते हैं। लोकसभा पासेस फाइनेंस बिल अमेंड प्रोविजंस ऑन एलटीसीजी टैक्स। एलटीसीजी टैक्स है क्या, ठीक है, मतलब उसने बजट पे हमारे क्या इफ़ेक्ट किया है या बजट में उसका क्या रोल है, ठीक है, वो सब हम इस आर्टिकल में पढ़ेंगे। एलटीसीजी टैक्स है क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वो पढ़ेंगे। चंद्रयान 3 टीम डायरेक्टर विंस टू टॉप साइंस अवार्ड्स। चंद्रयान 3 की जो टीम है उन्हें जो है वो टॉप साइंस अवार्ड मिले हैं। कौन सा अवार्ड है, वो अवार्ड कब कब दिया जाता है, किन्हें दिया जाता है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो अवार्ड को पाने के लिए, हम इस आर्टिकल में आगे पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आर्टिकल है एक्स्ट्रा 100 ग्राम क्रशेज विनेश ओलंपिक्स टीम। विनेश फोगाट अभी ही न्यूज़ आ रही है कि विनेश फोगाट ने जो है वो कल के इस डिसीजन के बाद में जो है वो मतलब उनका मॉरल्स बहुत मतलब एकदम डाउन हो गया है उनका। ठीक है, तो उन्होंने जो है वो रिटायरमेंट ले ली है ओलंपिक्स गेम से या रेसलिंग से। तो और इसमें क्या हुआ ना कि 100 ग्राम्स ओवरवेट होने की वजह से जो है उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया ओलंपिक गेम्स से। क्योंकि क्या होता है कि आप जिस कैटेगरी में, जिस वेट कैटेगरी में आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, आपको जिस दिन आपका रेसलिंग है, जिस दिन आपका फाइनल्स है, उस दिन भी आपको उसी वेट कैटेगरी में रहना होता है। थोड़ा भी एक्स्ट्रा इधर उधर वेट ज़्यादा बढ़ गया या कम हो गया वो नहीं अलाउड होता। ठीक है, तो इस वजह से जो है वो डिस्क्वालीफाई हो चुकी है। अब ओलंपिक्स में डिस्क्वालिफिकेशन का क्या क्राइटेरिया है, कौन से क्या चीज़ें हम ऐसी अगर करें तो उससे डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, हम आगे देखेंगे। सबसे पहला तो है डोपिंग एंड ड्रग यूज़। डोपिंग कभी कभी क्या होता है रेसलिंग में या कोई मतलब एथलेटिक्स में जिसमें बहुत ज़्यादा फिजिकल स्ट्रेंथ नेसेसरी होती है, तो लोग क्या करते हैं ना, सप्लीमेंट्स ले लेते हैं। ड्रग यूसेज होता है, जिससे क्या होता है आपका जो वेन्स ब्लड वेन्स में जो ब्लड है वो बहुत तेज़ी से जाता है और बहुत एनर्जी आती है। उससे क्या होता है ना, आप जो कंपटीशन है उसके आपके जीतने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, आप दूसरों से बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हो। तो इस वजह से कभी कभी जो एथलीट्स वगैरह होते हैं वो डोपिंग और ड्रग यूजेज जो है वो करने लगते हैं, तो वो इलीगल है, वो नहीं कर सकते। अगर वो करते हुए आप पाए गए तो डिस्क्वालीफाई हो जाओगे ओलंपिक्स से। वॉयलेशन ऑफ कंपटीशन रूल। अगर कंपटीशन रूल के वॉयलेशन हुए किसी भी तरह से, जैसे अब एक वॉयलेशन देखा ही था कि ओवरवेट हो गई विनेश फोगाट जो है वो ओवरवेट हो गई, तो वो एक वॉयलेशन में कंसिडर कर दिया गया और उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। तो ऐसे जो कंपटीशन के रूल्स हैं, हर स्पोर्ट का अपना एक अलग रूल होता है, उस स्पोर्ट के रूल के हिसाब से ही उस दिन पे प्रेजेंट होना होता है। अगर हल्का सा भी वॉयलेशन फेस हुआ तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे जो भी पार्टिसिपेंट है वो। चीटिंग।
टैम्परिंग ऑफ इक्विपमेंट टैम्परिंग, जैसे नीरज चोपड़ा जो है वो जेवलिन थ्रो के जो एक्सपर्ट है जेवलिन थ्रो में वो पार्टिसिपेट करते हैं, तो अगर वो उन्होंने अपने जेवलिन के साथ में टैम्परिंग कर दी, थोड़ा सा इधर उधर कुछ किया, या फिर जो शूटिंग होती है जैसे 50 मीटर 100 मीटर शूटिंग होती है, उसमें अगर किसी ने अपने गन के साथ में अगर कुछ टैम्परिंग कर दी या कुछ इधर उधर कर दिया और वो पकड़े गए या पाया गया उनको दोषी, तो जो है वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ठीक है, टैम्परिंग ऑफ इक्विपमेंट में आता है ये। अनस्पोर्ट्समैन लाइक कंडक्ट, वॉयलेंस, अब्यूज़, अगर कोई स्पोर्ट्समैन जो है वॉयलेंस करता हुआ देखा गया, ठीक है, जो पूरा ओलंपिक्स का जो जितना वक्त होता है या जितना टाइम ड्यूरेशन होता है उसके अंदर अगर कोई वॉयलेंस करता हुआ दिखाई दिया या अब्यूज़ करता हुआ दिखाई दिया किसी स्पोर्ट्स पर्सन को, या कोई भी मतलब कोई भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड चीज़ को, या इन जनरल उसका जो बिहेवियर है वो नहीं ले पाए कुछ, तो फिर वो जो है अनस्पोर्ट्समैन लाइक कंडक्ट में कंसिडर किया जाएगा और उनको भी डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। एज एंड एलिजिबिलिटी इश्यूज, एज फ्रॉड, नेशनलिटी रूल्स। एज फ्रॉड अब बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि जिनकी ज़्यादा एज होती है एक्चुअल में उनकी कम एज दिखाई दी जाती है डॉक्यूमेंट्स पे, तो अगर वो एज फ्रॉड अगर मतलब वो पकड़े गए या फिर पता चल गया ऐसे कुछ किया है उन्होंने एज फ्रॉड या फिर सर्टिफिकेट उनके गलत बताए हैं, तो जो है वो भी डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। Nationality rules, competing under false presence regarding nationality और residency requirements। तो क्या होता है ना, ओलंपिक्स में हर स्टेट, हर जो कंट्री है उसके जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको अपनी नेशनैलिटी दिखानी होती है कि हाँ वो इस सर्टन देश की, जैसे इंडिया के वो सिटीज़न है, वो दिखानी होती है नेशनैलिटी उनकी, ब्रॉन एंड ब्रॉटअप है इंडिया में। अगर कोई ये मतलब करता हुआ नहीं दिखाई दिया या किसी ने अगर फॉल्स डॉक्यूमेंट्स बना के या फॉल्स सारी चीज़ें दिखा के ऐसे किया, ऐसे प्रेजेंट किया कि वो तो है इस कंट्री के रेजिडेंट बट वो एक्चुअल में नहीं है, तो उससे भी डिस्क्वालिफिकेशन में कंसिडर किया जाएगा। एथिकल वायलेंस, ब्राइबरी, मैच फिक्सिंग और ब्राइबरी में किसी को ब्राइब करते हुए पकड़े गए, मैच फिक्स करते हुए पकड़े गए तो भी डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज, इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंटेशन, वायलेशन ऑफ यूनिफॉर्म रूल्स, इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंटेशन होगा तो भी डिस्क्वालिफिकेशन होगा, और कोई रूल्स का वायलेशन हो गया तो उससे भी डिस्क्वालिफिकेशन होगा। ठीक है, बिहेवियरल इश्यूज, इनअप्रोप्रिएट कंडक्ट, अभी ऊपर ही हम लोग डिस्कस किया कि इनअप्रोप्रिएट कंडक्ट, किसी को इंसल्ट कर रहे हैं सबके सामने या फिर किसी को अब्यूज़ कर रहे हैं, किसी को वायलेंटली ट्रीट कर रहे हैं, तो वो इनअप्रोप्रिएट कंडक्ट में जो है वो कंसिडर किया जाएगा। अगला आर्टिकल देखते हैं हम, ये सारे जो है वो डिस्क्वालिफिकेशन, इससे जो है वो डिस्क्वालिफिकेशन होता है, ये सारे जो है ये रीजंस है डिस्क्वालिफिकेशन के, एथलीट्स के या जो भी स्पोर्ट्स पर्सन है उनके अगर ये करते हुए देखा गया और पाए गए ऐसे करते हुए कुछ चीज़ें तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे वो, और बैन भी हो सकता है, अगर बहुत मेजर इशू है तो वो बैन भी हो सकते हैं ओलंपिक्स से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड आर्टिकल हमारा ये देख लेते हैं, यनस टू टेक ओथ टुडे, बीएनपी कॉल्स अर्जेंट पोल्स ट्रांसफ़र ऑफ पावर्स। अब आपको पता ही है कि बांग्लादेश का में क्या इशू चल रहा है, जब हसीना शेख के मतलब स्टेट छोड़ने से जो है बांग्लादेश छोड़ने के बाद में जो है अब जो है एक इंटरिम गवर्नमेंट सेटअप की जा रही है। ठीक है, मोहम्मद यनस की जो है वो गवर्नमेंट सेटअप की जा रही है, उनकी आज जो है वो शपथ विधि होगी। ठीक है, वो ओथ लेंगे, ओथ टेकिंग प्रोग्राम उनका होगा। ठीक है, तो ये इंडिया को कैसे इम्पैक्ट करेगा, ठीक है, वो हम जान लेते हैं, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मतलब ओथ टेकिंग तो कोई भी किसी भी कंट्री की इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है, बट इंडिया को क्या इफेक्ट करेगा, इससे इंडिया के रिलेशन, इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशंस में क्या मतलब क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, क्या नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा, वो हम देख लेते हैं। द रिसेंट पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स इन बांग्लादेश वेयर नोबेल लॉरेट मोहम्मद यनस इज सेट टू लीड एन इंटरिम गवर्नमेंट, वो इंटरिम गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करेंगे, वो लीड करेंगे इंटरिम गवर्नमेंट को। ठीक है, आफ्टर द आउटस्टर ऑफ प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना हैव सिग्निफिकेंट इम्प्लीकेशंस फॉर द रीजन इंक्लूडिंग इंडिया। ठीक है, इम्पैक्ट ऑन इंडिया, अब इंडिया पे क्या इम्पैक्ट होगा, सबसे इंपॉर्टेंट यही पॉइंट्स है, हमें यही पॉइंट्स याद रखने होते हैं
कि कोई भी देश में या कोई भी कंट्री में कुछ हो रहा है तो उससे इंडिया और उनके रिलेशंस पे क्या अफेक्ट होगा, या फिर इंडिया के अगर वो बॉर्डरिंग कंट्रीज है तो बॉर्डरिंग ऑब्वियसली अगर बॉर्डर एक शेयर कर रहे हैं तो वहाँ इंस्टेबिलिटी पैदा होगी, तो बॉर्डर पे भी इंस्टेबिलिटी पैदा होने की जो है संभावना है, उससे इंडिया के जो बॉर्डरिंग जो स्टेट्स है उसमें भी दिक्कत आ सकती है। तो हम आगे देखते हैं क्या है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इंडिया हैज़ vested interest in political stability of Bangladesh. The turmoil of violence associated with transition could lead a refugee crisis, particularly after state like West Bengal and Assam. मैंने बताया था आपको मैप के थ्रू कि कौन से स्टेट्स जो है वो बॉर्डरिंग कंट्रीज़ है, बॉर्डरिंग स्टेट्स है बांग्लादेश से, तो उसमें वेस्ट बंगाल और असम जो है वो सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर करते हैं। ठीक है, वेस्ट बंगाल और असम बांग्लादेश से सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर करते हैं, तो उनके जो मतलब उस स्टेट में क्या होगा, इन दोनों स्टेट में जो है रेफ्यूजीज जो है वो ज़्यादा बढ़ जाएंगे, रेफ्यूजी क्राइसिस बहुत ज़्यादा देखा जाएगा। ठीक है, इस वजह से अनस्टेबिलिटी पैदा होगी। इकोनॉमिक रिलेशंस देख लेते हैं। इंडिया इज़ वन ऑफ द बांग्लादेश लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर्स। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को डिसरप्ट ट्रेड रूट्स, अफेक्ट क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट्स एंड इम्पैक्ट जॉइंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। अब जाहिर सी बात है, कोई देश में मतलब अगर इंसर्जेंसी पैदा हो रही है या फिर कोई देश में अनस्टेबिलिटी पैदा हो रही है, राइट्स हो रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही है, तो उससे क्या होता है, क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट्स जो है वो अफेक्ट होती है, ट्रेड रूट्स अफेक्ट होते हैं, जो सप्लाई चेन होती है वो अफेक्ट होती है। ठीक है, इस वजह से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है इकोनॉमिक रिलेशंस पे। इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा चीज़ें फेस करनी पड़ती है ट्रेड रूट्स अगर अफेक्ट हो जाए तो। ठीक है, सिक्योरिटी कंसर्न्स, द वायलेंस एंड केओस में फॉस्टर कंडीशंस कंडक्टिव टू एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटीज़ विच कुड spill over into India. Cooperation on security and counter-terrorism effort might be strained during this period of uncertainty. अब uncertainty पैदा हो रही है किसी देश में तो उससे क्या होगा ना, सिक्योरिटी इश्यूज भी ज़्यादा हो जाएंगे, इंसर्जेंसीज पैदा होगी, टेररिज्म एक्टिविटीज़ ज़्यादा पैदा होगी। ठीक है, और बॉर्डरिंग स्टेट्स में तो ये बहुत ज़्यादा देखा जाता है, कि वेस्ट बंगाल से जो है वो असम और बांग्लादेश से जो है वो वेस्ट बंगाल और असम में काफ़ी लोग माइग्रेट करते हैं, तो ऐसी कंडीशन जब पैदा हो जाती है तो माइग्रेट करने की जो संख्या है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, अपनी सेफ्टी के लिए लोग माइग्रेट करते हैं, तो पता ही है। Relations with Mohammad Yunus. Mohammad Yunus, known as for his work with the Grameen Bank, has maintained a positive relation with India. मोहम्मद यूनुस के जो है वो पॉजिटिव रिलेशंस है इंडिया के साथ में, तो इसका क्या होगा, इसका बेनिफिट होगा इंडिया को ही बेनिफिट होगा, क्योंकि वो जो आगे मतलब नए ट्रेड रूट्स या फिर नए ट्रेड एग्रीमेंट्स जो है वो रीनेगोशिएट कर सकते हैं उनके साथ में। ठीक है, और रीनेगोशिएट करने से क्या होगा कि पुराने वाले में जो बैकड्रॉप्स थे वो सारे जो है वो रीनेगोशिएट होंगे, वो अगले वाले में नहीं आएंगे। ठीक है, जो बैकलैशेस फेस कर रहे हैं वो अगले वाले में डेवलप किए जाएंगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि उनके अच्छे रिलेशंस हैं। हिज फोकस ऑन माइक्रो फाइनेंस एंड सोशल बिजनेस अलाइंस विद इंडियाज डेवलपमेंटल गोल्स। इंडिया के डेवलपमेंटल गोल्स जो उनकी जो स्ट्रैटेजीज है माइक्रो फाइनेंस और सोशल बिजनेस की जो स्ट्रैटेजीज़ है वो इंडिया के प्रिंसिपल से, इंडिया के बिजनेस प्रिंसिपल से जो है वो अलाइन करती है, तो उससे इंडिया को बेनिफिट होगा। ठीक है, इकोनॉमिकली वो सोचेंगे इंडिया के बारे में, और जो नए टाइज बनेंगे, नए एग्रीमेंट्स बनेंगे, उसमें सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होगा इस चीज़ का। Yannis's leadership might foster stronger economic and developmental cooperation. इनकी जो लीडरशिप है वो स्ट्रॉन्गर इकोनॉमिक कोऑपरेशन जो है वो फॉस्टर करेगी, क्योंकि अगर सेम प्रिंसिपल्स है, सेम कुछ चीज़ें सेम हैं तो सेम पेज पे रह के वर्क कर सकते हैं। इस वजह से आगे बढ़ते हैं, अगला आर्टिकल देख लेते हैं। What moral right does POSCO case accused have to seek my resignation? asks ये है कर्नाटका के सीएम। ठीक है, एक इशू हुआ था कर्नाटका के सीएम ने, कर्नाटका चीफ मिनिस्टर सिद्धारमैया ऑन वेडनेसडे कॉल्ड अपॉन सीनियर बीजेपी लीडर ये जो सीनियर बीजेपी लीडर है वो अक्यूज्ड हैं पॉस्को एक्ट के। तो पॉस्को एक्ट क्या है, ये पूरी न्यूज़ जो है वो सिर्फ इस चीज़ से रिलेटेड है, इसलिए मैंने आर्टिकल डाला है कि आपको पॉस्को एक्ट के बारे में पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। अगर ये न्यूज़ में है तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, ये नहीं पूछेगा कि कौन से लीडर ने क्या किया, ये ज़रूर पूछेगा कि पॉस्को एक्ट के तहत क्या पनिशमेंट दी जाती है, या पॉस्को एक्ट के लिए मतलब कौन जिम्मेदार होता है, या
किन किन को कंसिडर किया जाता है, किन पे ये लगता है पॉस्को एक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं पॉस्को एक्ट है क्या। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012। अब पॉस्को एक्ट का फुल फॉर्म क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस। सेक्सुअल ऑफेंस बच्चों के लिए, जैसे बच्चे होते हैं अबाउ अंडर 18 जो बच्चे होते हैं, उनके साथ जो होने वाले सेक्सुअल ऑफेंसेस होते हैं, उनके साथ अगर किसी ने बुरा किया, सेक्सुअली ऑफेंड किया उनको, या फिर ऐसे ट्राई किया कुछ करने का, तो उनके ऊपर है जो ये एक्ट लगता है। और वो लगेगा तो क्या पनिशमेंट होगी उनके ऊपर, वो हम आगे देखते हैं इस आर्टिकल में। ओवरव्यू देखते हैं पहले। द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस पॉस्को एक्ट 2012 इज कॉम्प्रिहेंसिव लॉ enacted by Indian Parliament to protect children from offences like sexual assault, sexual harassment and pornography। ठीक है, सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल हरासमेंट और पोर्नोग्राफी से बचाने के लिए बच्चों को ये एक्ट जो है वो प्रस्तुत किया गया था। It aims to safeguard the right of children and provide a child-friendly judicial process। एक बच्चों के राइट पे ये ज़्यादा फोकस करता है। बच्चों को जो है बच्चों के जो जुडिशियल प्रोसेस है उसको कैसे मेंटेन किया जाएगा, कैसे अच्छे से मतलब अच्छे से जो है क्रिएट किया जाएगा, ताकि बच्चों को जो है उनके फ्यूचर पे असर ना हो, उनके जो मतलब मॉरल जो वैल्यूज़ है उन पे कुछ अफेक्ट ना हो। ये जो एक्ट है वो उसके ऊपर अच्छे से देखता है, अच्छे से बताता है क्या है। ठीक है, की फीचर्स देख लेते हैं इसके। डेफिनेशन ऑफ अ चाइल्ड। अब चाइल्ड का डेफिनेशन क्या होता है इस एक्ट के तहत वो हम देख लेते हैं। अ चाइल्ड इज डिफाइंड एज अ पर्सन बिलो एज ऑफ 18। ठीक है, बिलो एज ऑफ 18 को चाइल्ड कंसिडर किया जाता है। ऑफेंसेस कवर्ड, ये सारे जो ऑफेंसेस है, ये ऑफेंसेस अगर करते हुए देखा गया किसी को भी, जैसे पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल हरासमेंट, ये सारी जो चीज़ें हैं बच्चों के साथ अगर किसी ने देखा करते हुए, या फिर किसी को पता चला, या फिर किसी की नज़र में आ गए आप ये करते हुए, किसी के साथ भी अगर ये हुआ तो आपके ऊपर पॉस्को एक्ट लग सकता है। पॉस्को एक्ट के तहत पनिशमेंट क्या होगी? द एक्ट प्रिस्क्राइब्स स्ट्राइकनिंग पनिशमेंट्स इंक्लूडिंग रिगरस इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन्स डिपेंडिंग ऑन द सिवियरिटी ऑफ ऑफेंस। ऑफेंस की सिवियरिटी पे, ऑफेंस ने जो मतलब जो क्राइम कितने लेवल पे कंडक्ट किया गया है उसके ऊपर जो है वो पनिशमेंट डिसाइड होती है। आपको जेल हो सकती है, आपको पेनल्टीज़ हो सकती है, आपको लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकती है। अगर जो क्राइम जो हुआ है वो अगर हद से ज़्यादा मतलब ज़्यादा सिवियर है, तो ज़्यादा जो डिस्ट्रक्शन कॉज करता है, तो आपको लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है इस एक्ट के तहत। ठीक है, अमेंडमेंट्स एंड अपडेट्स। अब अमेंडमेंट क्या क्या हुई थी इसमें? 2019 amendment introduced strict punishment including the death penalty for aggravative penetrative sexual assault। ठीक है, इस केस में जो है वो स्ट्रिक्टर पनिशमेंट, पेनिट्रेटिव असॉल्ट जो होता है उसमें स्ट्रिक्ट पनिशमेंट्स जो है वो एस्टैब्लिश की गई थी, अमेंड की गई थी 2019 में। रिपोर्टिंग, मैंडेटरी रिपोर्टिंग ऑफ सस्पेक्टेड ऑफेंसेस, फेलियर टू रिपोर्ट इज पनिशेबल। अगर किसी को पता है कि इनके साथ क्या हुआ है, ठीक है, और फिर भी उन्होंने नहीं बताया, पुलिस में कंप्लेंट नहीं की या किसी को बताने की कोशिश नहीं की, पुलिस को इन्फॉर्म करने की कोशिश नहीं की, तो उनके ऊपर भी जो है वो स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। इम्प्लीमेंटेशन एंड चैलेंजेस। अब चैलेंजेस क्या है? इम्प्लीमेंटेशन, एंश्योरिंग इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन रिक्वायर्स कोऑर्डिनेशन अमंग पुलिस, जुडिशरी, मेडिकल प्रोफेशनल्स एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज। चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज, जुडिशरी और पुलिस और जो है मेडिकल प्रोफेशनल्स, इन सब के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। अगर इन सब के बीच में कोऑर्डिनेशन होगा तो ही ये सही से इम्प्लीमेंट होगा ये एक्ट, वरना तो बाहर ही नहीं आएंगी चीज़ें। वरना अगर करप्शन अगर इसमें देखेंगे हम, तो वो कभी मतलब जो अक्यूज है उसको कभी मतलब जस्टिस ही नहीं मिल पाएगा, जो माइनर है उनको कभी जस्टिस नहीं मिल पाएगा। चैलेंजेस क्या क्या है? अंडर रिपोर्टिंग, inadequate infrastructure, lack of trained personnel and societal stigma remains significant challenges। अंडर रिपोर्टिंग मतलब कभी कभी रिपोर्ट ही नहीं करते ये सारी चीज़ें, क्योंकि बच्चों के साथ होता है तो बच्चे बता नहीं पाते। सबसे पहली बात तो ये है, उनको पता ही नहीं होता क्या हो रहा है,
तो मतलब वो रिपोर्ट नहीं कर पाते, कभी किसी ने बताया भी अपने पेरेंट को तो वो नहीं रिपोर्ट करते, वो मतलब समझा देते हैं उनको या फिर पर्दा डालने की कोशिश करते हैं उसके ऊपर। इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब लैक ऑफ ट्रेंड पर्सनल्स, जो इस केस को जो हैंडल करते हैं, ऐसे टाइप के केसेस को जो हैंडल करते हैं उसको बहुत ट्रेनिंग, मतलब जो लोग उनको हैंडल करते हैं उनको बहुत ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, क्योंकि एक बच्चे से डील करना है उनको जिसकी मैच्योरिटी लेवल इतनी नहीं है, जिनके साथ में मतलब जो विक्टिम है उनको पता नहीं है उनके साथ क्या हुआ है, फिर भी वो बाहर आके आवाज़ उठा रहे हैं कि मेरे साथ ये हुआ है। तो उनको हैंडल करने के लिए बहुत सारी ट्रेनिंग की ज़रूरत है, बहुत सारे पेशेंस की ज़रूरत है, बहुत सारे ऐसे ट्रिक्स और वो सब कुछ अप्लाई करने पड़ता है ताकि निकलवाए उनसे कि क्या हुआ है एक्चुअल में। ठीक है, तो ट्रेंड पर्सनल्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है ये। और सोसाइटल प्रेशर एक ऐसी चीज़ है जो बहुत मेन इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर ये चीज़ बाहर आ गई तो लोग क्या सोचेंगे, हमेशा ये सोचते हैं पेरेंट्स भी, तो वो सबसे बड़ा चैलेंज है। ठीक है, तो ये ओवरकम करेगा ये एक्ट धीरे धीरे। अगला एक्ट देख लेते हैं। लोकसभा पासिस फाइनेंस बिल amends provisions on LTCG टैक्स। कि निर्मला सीतारमन जी ने जो है वो क्रिटिसिज्म रिजेक्ट करते हुए अपोजिशन पार्टीज को ये बोला कि जो ये मिडिल क्लास के ऊपर जो टैक्स, हेवी टैक्स जो है मिडिल क्लास के ऊपर, वो जो है शी सेज बजट इज एम्ड टू प्रमोटिंग investment protest erupt in house after government does not take up amendment against 18% GST on insurance premiums। इंश्योरेंस के ऊपर जो 18% GST लगी है वो हटानी नहीं, मतलब नहीं हट रही है। ठीक है, निर्मला सीतारमन जी ने बोला कि वो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए है, ये जो भी सारी जो टैक्सेस लेवी होती है वो, तो वो हटाई नहीं है। तो हाउस में थोड़ा डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गया, हाउस में जो है वो काफ़ी सवाल उठाने लगे उन पर। आगे बढ़ते हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, LTCG टैक्स है क्या? ठीक है, जिसके बारे में आर्टिकल था वो है क्या, पहले ओवरव्यू देख लेते हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स इज लेवीड ऑन द प्रॉफिट अर्न फ्रॉम सेल्स, फाइनेंस एंड नॉन फाइनेंशियल एसेट्स हेल्ड फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड। तो क्या होता है ना, स्पेसिफिक पीरियड के लिए एक वक्त तक जो है एसेट्स जब हम होल्ड करके रखते हैं, जैसे कि गोल्ड हो गया, कोई ज़मीन हो गई, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स हो गए कि फ्यूचर में जाके हमें प्रॉफिट मिलेगा, इससे फ्यूचर में जाके इसके प्राइसेस बढ़ेंगे, जैसे जो एसेट्स हम होल्ड करके रखते हैं, ये जो टैक्स है वो उन एसेट्स पे अप्लाई होता है। ठीक है, उन एसेट्स पे जब हम उनको बेचते हैं, जब हम उनको सेल करते हैं और उससे जब हमें कैपिटल अमाउंट मिलता है, जब हमें पैसे मिलते हैं उससे, तो उन पैसों पे ये टैक्स जो है वो अप्लाई होता है, पे करना होता है ये आपको। ठीक है, अमेंडमेंट्स इन बजट देख लेते हैं। अमेंडमेंट्स इन बजट क्या है इसके बारे में। इंक्रीज इन टैक्स रेट, द बजट 2024-25 हैज़ इंक्रीज्ड द LTCG टैक्स रेट फ्रॉम 10% to 12.5 ऑन ऑल फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल एसेट्स। सारे फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल एसेट्स जो है, ठीक है, जो कंसिडर किया जाता है नॉन फाइनेंशियल फाइनेंशियल एसेट्स, दोनों पे जो है पहले 10% कैपिटल गेन चार्ज लगता था। ठीक है, 10% टैक्स लगता था। अगर आप कोई ज़मीन है फॉर एग्जांपल, ठीक है, 10-15 साल से वो आपके पास है, अब आपको उसको बेचना है, तो अब जब बेचोगे तो इस बजट के पहले जो है वो 10% टैक्स लगता था, जो उसका कैपिटल अमाउंट होगा, जितना आपने कमाया है, रजिस्ट्रेशन गवर्नमेंट की जो फ़ीस है वो हटा के, मतलब गवर्नमेंट की जो प्राइस है वो हटा के जो कैपिटल अमाउंट बनता है उसके ऊपर जो है वो ये टैक्स अप्लाई होगा। उसके ऊपर पहले 10% टैक्स अप्लाई होता था, अब जो है वो 12.5% टैक्स अप्लाई होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Exemption limit. The exemption limit for LTCG has given raised from INR 1 lakh to INR 1.2 lakh per year. This means that gains up to INR 1.2 lakh will not be subjected to LTCG tax. पहले क्या होता था कि अगर कोई एसेट है, ठीक है, जिसका जो मतलब 1 लिमिट है, उसका एग्जेम्पशन लिमिट क्या था, उसका 1 लाख था। जैसे 1 लाख की कोई चीज़ अगर हम बेच रहे हैं 1 लाख तक की, तो उसके ऊपर LTCG टैक्स नहीं लगेगा। अभी जो है वो एग्जेम्पशन को 1 लाख से 1.25 लाख कर दिया है। अगर आज हम कोई 1.2 लाख वर्थ की जो चीज़ है वो बेचते हैं, ठीक है, उसके ऊपर जो है
टैक्स नहीं लगेगा, बट उससे अगर ज़्यादा की बेचते हैं तो उसके ऊपर टैक्स लगेगा हमारा, ठीक है। एग्जाम्पशन ये प्रोवाइड किया गया है इस बजट में। क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट, अब एसेट कैसे क्लासीफाई करते हैं? द क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट हेल्ड फॉर मोर देन 1 year as long-term assets have been retained. Additionally, unlisted bonds, debentures and market-linked debentures will now attract LTCG tax irrespective of holding period, ठीक है। पहले होता था कि 1 साल का जो है वो मतलब 1 साल का जो है वो वक्त दिया जाएगा, अगर 1 साल के अंदर अगर बेच दिया तो उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता था, LTCG टैक्स नहीं लगता था। बट अब क्या होगा कि अब जब भी आप बेचोगे तभी भी मतलब जैसे मार्केट सिक्योरिटीज़ हो गया, ठीक है, डिबेंचर्स हो गया, मार्केट लिंक डिबेंचर्स हो गया, ये सारी जो चीज़ें हो गई उनके ऊपर जो है वो कभी भी आप बेचोगे तो टैक्स लगेगा आपको हमेशा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स, अब लॉन्ग टर्म पढ़ा हमने, शॉर्ट टर्म क्या होता है? द शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स हैज़ ऑल्सो बिन रिवाइज, ये भी रिवाइज हुआ है। टैक्स रेट ऑन सर्टन फाइनेंशियल एसेट्स हैव बीन इंक्रीज टू 20% from previously 15%, while the rate of other assets will continue to attract the applicable tax rate. This measure is aimed at discussing short term trading and promoting long term investments, ठीक है। इससे क्या होगा, जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग होती थी उसके ऊपर मतलब इस जो ये टैक्स अप्लाई होता था 15% होता था पहले टैक्स अप्लाई, अब जो है वो 20% किया जाएगा, हैज़ बीन इंक्रीज टू 20% फ्रॉम प्रीवियस 15%, 15 से अब 20 कर दिया गया है। शॉर्ट टर्म जो कैपिटल गेन्स होंगे उनके ऊपर, जैसे अगर ट्रेडिंग करते हैं आप तो ठीक है, ट्रेडिंग में क्या होता है ना, ट्रेडिंग में भी आपको एक टैक्स मतलब देना होता है। जैसे स्टॉक अगर आपने बेचा या ख़रीदा तो आपको जो उसके ऊपर प्रॉफिट होता है उसके ऊपर कुछ टैक्स अप्लाई होता है आपका कैपिटल गेन पे। तो सेम मतलब यही उसका पॉइंट का मतलब है कि शॉर्ट टर्म जो पहले जो लगता था वो 15% लगता था, अब 20% लगेगा उसके ऊपर टैक्स। Significant for budget revenue generation. The amendment in LTCG tax are expected to increase government revenue, which is crucial for funding various developmental and welfare programs. अब गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों किया है, मतलब क्या रीज़न है टैक्स इंक्रीज़ करने के? इस टैक्स इंक्रीज़ करने से क्या होगा ना, उनके पास रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट होगा। इनकरेजिंग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है उसको एनकरेज किया जाएगा। शॉर्ट टर्म जैसे रियल एस्टेट वगैरह में क्या होता है ना कि रियल एस्टेट के जो बिज़नेस करते हैं वो एक प्रॉपर्टी खरीदते हैं, उसके बाद वो प्रॉपर्टी अपने नाम पे रजिस्टर करने से पहले ही उसे बेच देते हैं थोड़े ज़्यादा अमाउंट में, तो उससे वो पैसे कमाते हैं। तो ऐसे ही जो ये सारी जो चीज़ें हैं उसको मतलब उसको जो है वो थोड़ा स्लोन कर दिया जाएगा, कम कर दिया जाएगा, उस पर भी मतलब जो है टैक्स अप्लाई होगा, तो टैक्स पे करने से बचेंगे लोग। इसलिए एनकरेज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म जो है वो इन्वेस्ट ज़्यादा करेंगे लोग, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा फोकस करेंगे। By increasing LTCG tax rate and adjusting the exemption limit, the government aims to encourage investors to focus on long-term investment, which are generally more stable and contribute to economic growth. जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है वो ज़्यादा स्टेबल होता है और इकोनॉमिक ग्रोथ में जो वो हेल्प करते हैं। इस वजह से गवर्नमेंट इस चीज़ को प्रमोट कर रही है कि आप लॉन्ग टर्म चीज़ों में ज़्यादा इन्वेस्ट करिए रादर देन शॉर्ट टर्म। एग्जेम्पशन जो प्रोवाइड किया था लॉन्ग टर्म में, जैसे क्या हुआ था ना, लॉन्ग टर्म गेन्स में क्या था, कैपिटल गेन्स में उसमें एग्जेम्पशन प्रोवाइड किया गया है कि आप 1 साल पहले रख सकते थे, अब ज़्यादा रख सकते हो, या फिर आपको टैक्स जो है वो थोड़ा सा देना पड़ेगा। वैसे शॉर्ट टर्म में नहीं है, शॉर्ट टर्म में जो है वो इंक्रीज़ किया गया है, ठीक है। इसलिए जो है वो मतलब इसका ये मतलब है कि गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है कि अब लॉन्ग टर्म जो है वो ज़्यादा रखिए चीज़ें, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे ज़्यादा फोकस करिए। इक्विटी एंड फेयरनेस, द चेंजेस आर ऑल्सो डिजाइन टू इंश्योर अ फेयर टैक्स सिस्टम वेयर हाई इनकम इंडिविजुअल contribute a large share of their earnings to taxes. This is in line with government's objective to reducing income inequality and promoting social equality. Income inequality और social equality promote करने के लिए ये सारे steps उठाए जा रहे हैं। Impact on market dynamics, the amendment may lead to a shift in investors' behavior with a potential increase in investments in long-term assets. Long-term assets में जो है potential increase होगा इन amendments से, ठीक है। मार्केट में भी इसका
जो है बेनिफिट होगा। अगला देख लेते हैं हम, अगला आर्टिकल क्या है। चंद्रयान 3, जैसे कि आपको पता है चंद्रयान 3 सक्सेस था, तो उसके जो डायरेक्टर है और उनकी जो टीम है उनको अवार्ड दिए जा रहे हैं, ठीक है। 33 राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार अवार्ड विल बी गिवन ऑन नेशनल स्पेस डे। नेशनल स्पेस डे कब है? नेशनल स्पेस डे है अगस्त 23 को। अगस्त 23 को जो है चंद्रयान के जो डायरेक्टर्स और उनके मतलब जो साइंटिस्ट है उनको जो है वो विज्ञान पुरस्कार दिया जाएगा। विज्ञान पुरस्कार क्या है ये हम आगे पढ़ेंगे, किन किन को दिया जाता है विज्ञान पुरस्कार, किस फील्ड में ज़्यादा एम्फसाइज करता है, वो हम आगे पढ़ेंगे इस आर्टिकल में, ठीक है। को दिया जाएगा 13 साइंटिस्ट टू गेट विज्ञान श्री अवार्ड, 18 सिलेक्टेड फॉर विज्ञान युवा अवार्ड, ठीक है। विज्ञान युवा अवार्ड और विज्ञान श्री अवार्ड दिया जाएगा। 13 साइंटिस्ट को विज्ञान श्री और 18 साइंटिस्ट को विज्ञान युवा अवार्ड दिया जाएगा। विज्ञान अवार्ड्स, विज्ञान पुरस्कार जो है वो क्या है अब बताते हैं हम। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार नेशनल साइंस अवार्ड इज अ प्रेस्टिजियस रिकॉग्निशन कॉन्फर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया to honor individual and organization for their outstanding contribution in the field of research and science and technology. These award aim to celebrate excellence in scientific research. ये जो award है वो scientific research की जो excellence है उसको जो है promote करता है और उसको जो है वो मतलब उसको जो है प्रमोट करने के लिए जो है वो उनको अवार्ड दिया जाता है। अवार्ड का नाम क्या है? विज्ञान पुरस्कार। विज्ञान पुरस्कार याद रखिएगा आप, ये आ सकता है एग्जाम में, प्रीलिम्स में जो है इसका क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। और विज्ञान पुरस्कार जो है वो एक रिकग्निशन है गवर्नमेंट के थ्रू कि आपने जो है वो एक साइंस और टेक्नोलॉजी के फील्ड में बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छी रिसर्च करी है, आपके जो इनोवेशंस ने जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बहुत ज़्यादा मतलब एक वो दिया है, एक स्टेज दिया है, एक अच्छा पोजीशन मेंटेन करवाई है, ठीक है, इसलिए ये पुरस्कार दिया जाता है। की फीचर्स ऑफ राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार, अब की फीचर्स देख लेते हैं। कैटेगरीज, द अवार्ड इज गिवन इन वेरियस कैटेगरीज इंक्लूडिंग लाइफ साइंस, फिजिकल साइंस, केमिकल साइंस, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, मेडिकल साइंस एंड इंटरडिसिप्लिनरी साइंस। ये सारे जो ब्रांचेस है साइंस के, उन सारे ब्रांचेस में जो है ये अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। ये कैटेगरीज है, इसके कैटेगरीज भी है और ये साइंसेस भी है, इन साइंसेस के जो इंडिविजुअल्स है, जो पर्सनालिटीज़ है जिन्होंने उस फील्ड में ज़्यादा अच्छा किया है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, उनको ये मिलता है। Special categories may also be included to recognize contribution in specific areas like environmental science, space technology and agricultural science. Environmental science, space technology, agricultural science, ये सारे additional जो कैटेगरीज है उनमें भी ये पुरस्कार जो है वो दिया जाता है। एलिजिबिलिटी क्या है, अब किन किन लोगों को ये मिल सकता है अवार्ड, ठीक है। साइंटिस्ट, रिसर्चर्स, academicians and institutions across India are eligible to apply for or to be nominated, ठीक है। रिसर्चर्स, साइंटिस्ट, ये सारे जो है वो उनको नॉमिनेट किया जाता है इस अवार्ड के लिए, या फिर वो अपने आप को अप्लाई कर सकते हैं कि मैंने इस फील्ड में काफ़ी अच्छा किया है तो आप मुझे नॉमिनेट करिए, ठीक है। द कैंडिडेट आर evaluated based on their research work, publication, patent and ओवरऑल इम्पैक्ट ऑफ दर कंट्रीब्यूशन टू साइंटिफिक कम्युनिटी। जो कैंडिडेट्स है जो नॉमिनेट होते हैं या नॉमिनेट होने से पहले उनके जो कंट्रीब्यूशन होते हैं या फिर उन्होंने जो पेटेंट उठाए होते हैं, किस चीज़ का पेटेंट है, वो कितना हेल्पफुल हो रहा है वो पेटेंट, उन सारी चीज़ों पे जो है, उन सारी चीज़ों से जो है डिसाइड होता है कि कौन नॉमिनेट होगा और किसे ये अवार्ड मिलना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस, अ पैनल ऑफ एमिनेंट साइंटिस्ट एंड एक्सपर्ट्स फ्रॉम वेरियस फील्ड्स इज कॉन्स्टिट्यूटेड टू एवेलुएट नॉमिनेशंस। एक पैनल होता है साइंटिस्ट का, एमिनेंट साइंटिस्ट का पैनल बनता है, वो पैनल डिसाइड करता है कौन नॉमिनेट होगा, किसे ये पुरस्कार दिया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस इन्वॉल्व्स अ रिगरस रिव्यू ऑफ कैंडिडेट्स वर्क एंड कॉन्ट्रीब्यूशन फॉलोड बाय रिकमेंडेशन फ्रॉम द पैनल। पैनल के रिकमेंडेशन से जो है वो सिलेक्शन प्रोसेस कंडक्ट होता है। अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशंस, अवार्डीज रिसीव
a citation and a medal and a monetary prize as a token of appreciation for their contribution. एक मेडल दिया जाता है, एक मॉनेटरी प्राइज दिया जाता है उनके कंट्रीब्यूशन को, उनके कंट्रीब्यूशन को अप्रिशिएट करने के लिए. द अवार्ड्स आर यूजुअली प्रेजेंटेड बाय हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स इंक्लूडिंग प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग सेरेमोनियल इवेंट्स. सेरेमोनियल इवेंट्स में जो हाई रैंकिंग प्रोफेशनल्स होते हैं उनके द्वारा जो है ये दिया जाता है. इधर प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट, इनके द्वारा जो है ये अवार्ड प्रस्तुत किया जाता है, ये अवार्ड दिया जाता है. आगे बढ़ते हैं. इंडियाज चंद्रयान मिशन रिप्रेजेंट सिग्निफिकेंट माइलस्टोन्स इन कंट्रीज स्पेस एक्सप्लोरेशन एफर्ट. अब चंद्रयान के तीनों जो मिशंस है उसके बारे में जान लेते हैं. कब हुए थे ये इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है एग्जाम में. कब हुए थे ये, क्या डिफरेंस था इन तीनों में, क्या इनके अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स थे, वो हम देख लेते हैं. और क्या सक्सेस मिली है, ठीक है, क्या मतलब जैसे एक मिशन कंडक्ट हुआ उसके बाद कौन से गोल्स कंप्लीट हुए हैं, कौन से जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो हुए हैं, और क्या क्या रिसर्च मिली है, क्या क्या रिसर्च जो है वो पूरी हुई है, हम आगे देखते हैं. अचीवमेंट्स देखते हैं, ठीक है. अक्टूबर 22 2008 को जो है चंद्रयान 1 मिशन जो है वो लॉन्च हुआ था, ठीक है. मिशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? टू मैप द लूनर सरफेस. लूनर सरफेस का जो है वो मैप क्रिएट करना, ठीक है. द सर्च ऑफ वाटर आइस इन पोलर रीजन. पोलर रीजन में वाटर या आइस, इसका सर्च करना, इसका रिसर्च करना कि है या नहीं, ठीक है. उसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था. तो स्टडी लूनर मिनरल कॉम्पोजिशन. लूनर मिनरल कॉम्पोजिशन को स्टडी करना ये भी ऑब्जेक्टिव था. और अचीवमेंट्स क्या थी? अब इन गोल्स में से क्या क्या अचीवमेंट्स हुई थी? डिस्कवरी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स ऑन मून सरफेस. मून के सरफेस पे जो है वाटर मॉलिक्यूल्स की जो डिस्कवरी है वो हुई थी, वो डिस्कवरी हुई थी. सबसे बड़ा या सबसे इम्पॉर्टेंट ये वो है, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है. हाई रेजोल्यूशन मैपिंग ऑफ द मून. हाई रेजोल्यूशन मैपिंग की थी मून की, ठीक है. मून की एकदम हाई रेजोल्यूशन मैपिंग करी थी कि कैसे दिखता है, क्या है, बम्पी स्ट्रक्चर है, क्या शेप है, सर्कल है पूरा या ओवल है, ये सारी मैपिंग हुई थी. डिटेक्शन ऑफ वेरियस मिनरल्स. बहुत सारे मिनरल्स का डिटेक्शन हुआ था कि ये मिनरल्स एग्जिस्ट करते हैं मून के सरफेस पे, ठीक है. आगे बढ़ते हैं. आउटकम क्या निकला? चंद्रयान 1 मिशन का आउटकम क्या निकला? The mission was intended to last 2 years but ended prematurely after 10 months due to loss of contact. लॉस ऑफ कॉन्टैक्ट की वजह से जो है वो पहले 2 साल चलने वाला था ये मिशन चंद्रयान 1, बट कॉन्टैक्ट जो है वो टूट गया. इस वजह से जो है वो 10 मंथ्स तक ही ये चला. Despite its early termination, Chandrayaan 1 was considered a success due to its scientific discoveries, especially presence of water molecule. The presence of water molecule, चांद पे पानी मिल गया, ये तो बहुत बड़ी बात थी ना तब. मतलब 2008 में वो भी डिस्कवर कर लिया कि चांद पे जो है वो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं. तो वो एक साइड मतलब बहुत सक्सेसफुल डिस्कवरी मानी जाती है, ठीक है. चंद्रयान 1 को एक सक्सेसफुल मिशन कंसिडर किया जाता है. मतलब 2 साल चलने वाला मिशन 10 महीने चला, फिर भी जो उसके जो अचीवमेंट्स थे वो ज़्यादा थे, इस वजह से सक्सेस कंसिडर किया जाता है. चंद्रयान 2 2019 में चंद्रयान 2 मिशन जो है वो लॉन्च हुआ था. मिशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? टू एक्सप्लोर साउथ पोल रीजन ऑफ मून. साउथ पोल रीजन जो है मून का वो एक्सप्लोर करना था, वो मिशन का ऑब्जेक्टिव था. टू इम्प्रूव अंडरस्टैंडिंग ऑफ मून्स टोपोग्राफी, मिनरलोजी, सरफेस केमिकल कॉम्पोजिशन एंड थर्मोफिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है. मून की टोपोग्राफी, मिनरलोजी, सरफेस केमिस्ट्री, सब कुछ जो है वो स्टडी करना था. टू स्टडी लूनर टू स्टडी लूनर एक्सोफियर, ठीक है. लूनर एक्सोफियर को भी स्टडी करना था. अब आउटकम क्या निकला? द ऑर्बिटर सक्सेसफुली एंटर्ड द लूनर ऑर्बिट एंड कंटिन्यूज टू रिलाई डेटा. जो ऑर्बिटर है वो सक्सेसफुली जो है लूनर ऑर्बिट में जो है वो हो गया था प्लांट, और जो डेटा है वो उसका डेटा भी मतलब आता रहता है, ठीक है. विक्रम लैंडर अटेम्प्टेड अ सॉफ्ट लैंडिंग ऑन September 6, 2019 but lost communication shortly before the touchdown due to hard landing.
जो विक्रम रोवर जो है, ठीक है, विक्रम लैंडर जो है, ठीक है, उन विक्रम लैंडर ने जो है वो अटेम्प्ट किया था लैंडिंग करने का, ठीक है, मून के सरफेस पे लैंड करने का अटेम्प्ट किया था, बट जो लैंडिंग थी वो हार्श थी, मतलब थोड़ी हार्ड थी लैंडिंग, ठीक है, थोड़ा सा इधर उधर हो गया उनका जो वो था व्हीकल था, इस वजह से जो है सॉफ्ट लैंडिंग हो नहीं पाई। सितंबर 6 को जो है वो सॉफ्ट लैंडिंग अटेम्प्ट हो नहीं पाई, इस वजह से जो है उनका कम्युनिकेशन जो है वो टूट गया और नहीं हो पाया कम्युनिकेशन, और इसके जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो मीट नहीं हो पाए। द मिशन प्रोवाइडेड वैल्यूएबल डेटा थ्रू ऑर्बिटर इंक्लूडिंग हाई रेजोल्यूशन इमेजेस एंड मिनरोलॉजी इन्फॉर्मेशन। मिनरोलॉजी इन्फॉर्मेशन और हाई रेजोल्यूशन पिक्चर्स जो है वो ऑर्बिटर के थ्रू आती रही है, ठीक है, ये एक आउटकम निकला है इसका, पॉजिटिव आउटकम। चंद्रयान 3, अब चंद्रयान 3 कब लॉन्च हुआ था? चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था जुलाई 14, 2023। उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? टू अचीव अ सक्सेसफुल सॉफ्ट लैंडिंग ऑन मून सरफेस। चंद्रयान 2 में जो है वो हार्ड लैंडिंग हुई थी विक्रम लैंडर की, इस वजह से जो है इस मिशन का ऑब्जेक्टिव था सॉफ्ट लैंडिंग करवाना, ठीक है। टू डिप्लॉय अ रोवर टू एक्सप्लोर द लूनर टेरेन। लूनर टेरेन को एक्सप्लोर करने के लिए एक रोवर जो है, ठीक है, रोवर मतलब एक वो होता है रूट से वो चलता है, ठीक है, मॉनिटर किया जाता है उसका रूट, और काफ़ी इन्फॉर्मेशन देता है कि उसके रूट में क्या क्या चीज़ें आएंगी, उसके हाई रेजोल्यूशन पिक्चर्स, क्या क्या मिनरल्स आएंगे, उसके सारे सैम्पल्स जो है वो बताता है, ठीक है। एक्सप्लोर द लूनर टेरेन, एक रोवर जो है वो डिप्लॉय करना था, छोड़ना था मून के सरफेस पे ताकि लूनर टेरेन को एक्सप्लोर कर सके। आउटकम क्या निकला अब इसका? चंद्रयान 3 सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंडेड ऑन द लूनर साउथ पोल ऑन August 23, 2023 अगस्त 2023 को क्या हुआ कि जो चंद्रयान 3 की जो है वो सॉफ्ट लैंडिंग हुई, ठीक है, मून के लूनर साउथ पोल पे जो है वो सॉफ्ट लैंडिंग हुई। द रोवर कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट्स एंड सेंट वैल्यूएबल डेटा बैक टू अर्थ, फर्दर एनहांसिंग आउट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लूनर एनवायरनमेंट। लूनर एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड करने के लिए, लूनर एनवायरनमेंट को समझने के लिए, जो लूनर एनवायरनमेंट को समझने के लिए जो रोवर है उन्होंने काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए, और जो एसेंशियल डेटा था वो जो है साइंटिस्ट को भेजते थे वो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अभी आज जितने भी टॉपिक हमने डिस्कस किए हैं उससे रिगार्डिंग कुछ एमसीक्यूज़ देख लेते हैं। एमसीक्यूज़ प्रीलिम्स में जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी प्रैक्टिस करिए। एमसीक्यूज़ में क्यों लाती हूँ आपके लिए प्रैक्टिस करने के लिए, ताकि आपको जो है बहुत मतलब अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो कोई भी टॉपिक की। किसी भी टॉपिक को पढ़ने के बाद उसके एमसीक्यू सॉल्व करो तो अंडरस्टैंडिंग और बढ़ जाती है। हम खुद को टेस्ट करते हैं तो हमें पता चलता है कि क्या फोकस लेवल था हमारा, तो उसके लिए जो है ये आप क्वेश्चन सॉल्व करिए, ठीक है। इसके आंसर जो है मैं कल सुबह जब अगला लेक्चर आएगा उसमें सबसे पहले ये डिस्कशन होगा कि इनके आंसर्स क्या है, ये क्यों आए हैं क्वेश्चन, ठीक है, कल होगा। बट आपको उसके पहले कमेंट सेक्शन में इसके जो है वो आंसर्स बताना है कि क्या आंसर है। विनेश फोगाट, अ प्रोमिनेंट इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन, इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट। अब जो विनेश फोगाट है जो अभी न्यूज़ में है वो किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है वो आपको बताना है। बॉक्सिंग, बैडमिंटन, रेसलिंग, वेट लिफ्टिंग, इन चारों स्पोर्ट में से किस स्पोर्ट से रिलेटेड है वो आपको बताना है। हु हैज़ बिन अनाउंस्ड टू लीड द इंटरिम गवर्नमेंट इन बांग्लादेश आफ्टर द आउटस्टर ऑफ प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना। प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना के आउटस्टर के बाद में कौन कौन है जिनको जो है इंटरिम गवर्नमेंट लीड करने बोला गया है, ठीक है। अब्दुल हमीद, मोहम्मद यूनुस, खालिदा जिया और ये फ़खरुद्दीन अहमद। इन चारों में से कौन से जो है पर्सनालिटी जिनको बोला गया है आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। अंडर द पॉस्को एक्ट 2012 द टर्म चाइल्ड रेफर्स टू एनी पर्सन बिलो द एज ऑफ व्हाट। कौन क्या एज है, क्या एज क्राइटेरिया है जिसको चाइल्ड डिफाइन करता है, ठीक है, वो बताना है क्या एज क्राइटेरिया है। 14 ईयर्स, 16 ईयर्स, 18 ईयर्स, 21 ईयर्स। इसका आंसर बताइए कमेंट सेक्शन में। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्फरिंग द राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार।
कौन सी बॉडी है जो राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार जो है जिस उसको कॉन्फर करती है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ठीक है, ये सारे जो क्वेश्चंस है वो आपको प्रैक्टिस करने हैं और कल आके सबसे पहले मैं ये डिस्कस करूँगी, आपको कमेंट सेक्शन में भी इसके आंसर्स देने हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। फोकस करके पढ़िए और अगर नहीं समझ आया तो पीछे मतलब रिवाइंड करके भी पढ़ सकते हैं आप। और जो टॉपिक नहीं समझ आया उसको बार बार देख के जो है अंडरस्टैंडिंग अपनी बढ़ाइए। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।